नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं मैं आपके साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को चलाने के लिए जितनी भी सहायता हो सकती है वो करते रहता हूँ। आज हम एक स्पेशल गेस्ट को बुला रहे हैं जो रिज़र्व बैंक में एग्ज़ीक्यूटिव करके काम कर चुके हैं कई साल और उससे भी ज़्यादा वो डीआईसीसी में काम कर चुके हैं। ही वाज़ विद डीआईसीसी फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स। And he has inspected large number of urban cooperative banks and commercial banks. So his exposure of inspecting bank is very good. वो हमारे चैनल पे पहले एक दो बार आए हैं, आज हमने उन्हें फिर से बुलाया है। किस लिए बुलाया है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी रिस्क बेस्ड प्रीमियम और उसके पीछे क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो हम जो जो रेगुलेटरी इंटेंट है ना, वो रेगुलेटरी इंटेंट फ्रेमवर्क क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या है और उसका हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है या गवर्नेंस और बोर्ड लेवल पे क्या असर हो रहा है, ये उनसे हम पूछेंगे, उनसे हम बात करेंगे। सो आइए मिलते हैं श्री विवेक जी गलसासी जी। नमस्कार गलसासी सर, गुड मॉर्निंग। Good morning. We had a channel, you know that almost 4,000 people have subscribed to this channel, and this is about the urban cooperative banks and banking in general. I had been talking to you about this particular topic, that is the risk-based premium, which was decided by the Reserve Bank of India in December 2025. They came out with the guidelines, and then DICC issued the circular. सर, आपका जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग का है, इंस्पेक्शन का है, आपने डीआईसीसी में भी काम किया है। So I give the platform to you to do a opening talk. Then there would be a couple of questions which I would be addressing on behalf of the urban cooperative bankers so that they understand as to how to handle these guidelines. Sir, platform and show is entirely yours. So thank you for being here. ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम का जो कंसेप्ट अब डीआईसीसी ने लेके आए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता ही है कि रिसेंटली आरबीआई बोर्ड ने 19 दिसंबर 2025 को ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम लगाने का निर्णय कर दिया है बोर्ड ने, और बाद में सर्कुलर्स भी इशू हो गया, आरबीआई के तरफ से भी हो गया है, डीआईसीसी के भी तरफ से हो गया है। अभी ये रिस्क प्रीमियम प्रीमियम क्यों लाना चाहती है आरबीआई? उसकी वजह ऐसा है कि बहुत सारी बैंक्स जो स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो बोलते हैं हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हम why we should save और why we should कोऑपरेटिव बैंक्स और जो बैंक्स होल्डर्स में जाने उनके लिए मैं हम क्यों मदद करें, ऐसा उनका कहना था। लेकिन एक्ट के हिसाब से कंपलसरी है तो डीआईसीसी प्रीमियम है ही। अभी सेक्शन 15(1) में डीआईसीसी एक्ट में भी एक सुविधा दी गई है आरबीआई को, डीआईसीसी को, कि डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट प्रीमियम कार्ड रेट चार्ज कर सकते हैं। वो हिसाब से आरबीआई बोर्ड ने ये निर्णय लिया है 19 दिसंबर 2025 को कि रिस्क बेस्ड प्रीमियम चालू करना है। ये क्यों किया है? क्योंकि आरबीआई चाहती है कि जो अच्छी तरह से रिस्क मैनेजमेंट करती है, जो अच्छी तरह से प्रॉफिट नफा कमाती है और बहुत सॉल्वेंट है, तो उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज करना चाहिए प्रीमियम रेट में। सब घोड़े 12% के जैसा नहीं करना है। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करना है। जो अभी कार्ड रेट फिलहाल जो 12% लगा हुआ है जी, तो उसमें जो सॉल्वेंट अच्छी तरह से बैंक है, जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत अच्छी तरह से, उस पर बाद में बात करते हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज करके थोड़ा प्रीमियम रेट, उनका कार्ड रेट कम होएगा तो उनका प्रॉफिट भी अच्छी तरह से रह जाएगा और दे कैन वर्क मोर और उनको कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। ओके। ये थोड़ा उनका ये था, ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम लगाने के लिए। ओके ओके। तो मुझे ये बताइए कि पहले वाला जो 12 पैसे का सिस्टम था, वो 12 पैसा पर 100 का जो सिस्टम था उसमें, और ये नए सिस्टम में शिफ्ट होने के लिए आपने थोड़ा तो बता दिया है, लेकिन जो बैंकों को रिस्क बेस्ड प्रीमियम में एडवांटेज नहीं मिलने वाला है वो तो 12 पैसे से ही देंगी। नहीं देखो, इसमें तो कार्ड रेट इज फिक्स, 12 12 पैसे। पैसे कार्ड रेट
हाँ, राइट, 12 पैसे है ही ये। राइट। तो जो अच्छी बैंक्स है उनके लिए तो इंसेंटिवाइज हो जाएगा। जी, अगर ए ग्रेड बैंक है तो उनको तो कम हो सकता है ना। जी। तो आरबीआई ने चार अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, 8 पैसा, 10 पैसा, 11 और 12। अगर ओके, मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं वो जो विंटेज प्रीमियम भी उनको मिलता है, और ए ग्रेड में बैंक है 25 ईयर्स लेते हैं तो उनका 6.75% तक आ सकता है कार्ड रेट, जी। यानी नियरली 50% डाउन हो सकता है। सर, मैं विंटेज पे तो सवाल पूछूंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी वजह से ये डिपॉजिटर का प्रोटेक्शन कैसे इंप्रूव होगा? आई मीन, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? इसमें डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी डीआईसीसी का प्रीमियम से तो डिपॉजिट अप टू 5 लाख तो सिक्योर है ही। क्या डिफरेंस होने वाला है बैंक के लिए, वो ओनली कॉस्टिंग में फर्क पड़ेगा। बैंक जी, विल सेव जी, मोर इन द प्रीमियम, जी, वो हिसाब से उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। जी। डिपॉजिटर्स के लिए एक कुछ कोई भी बैंक हो, कोई भी अगर इंश्योर्ड बैंक है तो उसको 5 लाख का डिपॉजिट मिलने वाले हैं, तो डिपॉजिटर्स के लिए इसमें कुछ भी फर्क नहीं होगा सर, मुझे मेरे ख्याल से। मुझे और एक टेढ़ा सवाल पूछना है। क्या ये प्राइसिंग का टूल रिजर्व बैंक डंडा लेके आया है कि इनको सारा डिसिप्लिन करो? ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वाले ढंग से काम नहीं करते, उनको उनको जरा डंडा दिखाया गया है, आप ढंग से काम नहीं करो, ज्यादा पैसा दो, अच्छा काम करो, कम पैसा दो। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिस इज अ हाँ देखो, डिसिप्लिनरी ये टूल? रेपुटेशन रिस्क है ना, हाँ, बैंकों को भी रेपुटेशन रिस्क है। अब ये डीआईसीसी ने ये क्यों किया है कि उनको पता चलेगा ना, बैंक विल ट्राई टू बिकम मोर टुवर्ड्स ए ग्रेड, बी ग्रेड, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग इन द सेम ग्रेड। ओके। अगर बी ग्रेड में बैंक है तो ए ग्रेड में जाना चाहेंगी तो उसको थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। जी। देखो, 12 पैसे से अगर आपको 6 पैसा देना पड़ता है तो देर इज अ ह्यूज कॉस्ट बेनिफिट। या एब्सोल्युटली सर। तो सर, डंडा लेने का सवाल ऐसा नहीं है कि बैंक को थोड़ा बोल रहे हैं कि आप ज्यादा उसका इफिशियंसी बताइए, जी, ज्यादा आप सॉल्वेंट हो जाइए, तो आपको अच्छी तरह से नफा कमाने का भी मिलेगा, आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, जी। बफर भी और मिल सकता है इसमें। जी, जी, जी। और एक सवाल ऐसा है सर, ये जो की पैरामीटर्स है डीआईसी जो इस्तेमाल करने वाली है रिस्क बेस्ड प्रीमियम के लिए, वो की पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, क्या होंगे रादर? देखो, अभी कैमल्स रेटिंग में जा रहे हैं, इसके लिए जी, आरबीआई का इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स मेन बेस रहेगा। आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेन बेस रहेगा, वो हिसाब से डीआईसीसी उसका ये करेंगी रेटिंग। ओके। रेटिंग के ए बी सी डी रेटिंग करेंगी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गया अभी। यस यस, हाँ, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को बहुत आ गया, और हाँ। उसमें आपको किस तरह से रेटिंग सुधारना है वो भी बात कर सकते हैं। ओके, ओके। कैंपस में किस तरह से आप मार्क्स ज्यादा दे सकते हैं। जी, जी, आरबीआई का जो रेटिंग मॉडल है, जी, इसमें इसमें 1 to 5 मार्क्स रहते हैं हर एक पैरामीटर्स के लिए। जी, तो किस पैरामीटर में आप ज्यादा मार्क कमा सकते हैं, उसमें अंदाज से क्या पैरामीटर्स है, जैसे अभी एक एग्जांपल दे सकते हैं। अभी तो सीआरआर का एग्जांपल्स ले लीजिए। जी। अभी मोस्टली अगर 15% एंड अबव रहेगा तो फुल मार्क्स मिल सकता है, मीन्स मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा करेक्ट। 5 मार्क्स वो मिल सकता है। अगर 12 रहेगा तो यू विल गेट थ्री मार्क्स। ओके, ओके, 9 रहेगा ओके। तो यू विल गेट ओनली 1 मार्क। ये कहने का तो मतलब ये वो हिसाब से, ये जो आप हाँ, रिस्क वेट बता रहे हैं, ये पूरा तुम्हारा सीआरआर, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रॉफिटेबिलिटी और गवर्नेंस, इसी पे आता है ना? यही चार पांच एरिया में आता है ना? क्या कोई और नहीं नहीं पॉइंट नहीं, आप? उसमें 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 और भी है। हाँ। आप ग्रॉस एनपीए का भी आपने बोला, नहीं उसके भी क्या वेटेज है, जैसे जीएनपीए अगर 5 <5% होएगा तो आपको ज्यादा 5 मार्क मिलेंगे। इफ इट इज बिटवीन 5 to 7 यू विल गेट 3 मार्क्स। ओके, अगर नेट एनपीए 0% रहेगा तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, अगर 0 से 3% तक रहेगा तो आपको 3 मार्क मिलेंगे। ओके, वो हिसाब ओके। से पैरामीटर्स फिक्स किए गए। उसमें जी, और एक मजेशीर बात है, हाँ, जो बैंक रिकवरी करती है एनपीए की, जी, अर्निंग में देखते हैं, जी, अर्निंग एनालिसिस में कैमल्स का, तो जी, बैंक जो रिकवरी कर रहे हैं जी, एनपीए की,
जी अगर वो लास्ट ईयर प्रीवियस एनपीए से 30% के ऊपर एनपीए की रिकवरी कर रहे हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर्स के, जी। तो दैट बैंक विल गेट मोर मार्क्स। ओके वैसे ओके वैसा ही अर्निंग में आपका प्रॉफिटेबिलिटी आरओए अबव 1.25% रहेगा, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। ये अच्छा। सर्टन कैरेक्टर। और जी दूसरे इसके और एक अलावा जी सर इसके इंपॉर्टेंट है, अलावा कॉस्ट इनकम रेशियो। सॉरी सॉरी बोलिए सर बोलिए। हाँ, तो अदर देन दिस कॉस्ट इनकम रेशियो अगर 60% से कम है ओके तो आपको ज्यादा मार्क मिल सकते हैं। ओके ओके 60% के ऊपर गया तो कुछ ज्यादा मिलने का सवाल ही नहीं है। ओके ओके। जितना 60% के नीचे है उसमें आपको ज्यादा मार्क मिल सकते हैं। वेरी गुड सर। दिस इज समथिंग विच द बैंकर्स नॉर्मली डजंट गेट टू नो। मेरा और एक सवाल है। आपने कहा कि ये इंस्पेक्टर जो है, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है इसको अभी इम्पोर्टेंस आ गया, यानी ज्यादा इम्पोर्टेंस आ गया। तो ये रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन कई बार अलग से रिपोर्ट देते हैं उनके ऊपर वाले लोगों को। तो क्या ये जो रिपोर्ट आएगा, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आएगा या जो भी आएगा, ये आरबीआई का इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन जो इनपुट देगा उनके हायर अप्स को, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल नंबर्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसका भी ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम पे इन्फ्लुएंस आ सकता है? हाँ, लेकिन वो दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट सिचुएशन। ओके रिपोर्ट देते समय, रिपोर्ट फाइनलाइज होते समय एक दो महीना चला जाता है। ओके इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद रिपोर्ट आने ओके में एक दो महीना चला जाता है। उसमें हाँ अगर करंट सिचुएशन में कुछ मार्केट इंटेलिजेंस से कुछ आ गया सिस्टम में, अगर ओके जैसा फ्रॉड होता है, ओके साइबर अटैक होता है, ओके। तो हिसाब से लास्ट मोमेंट पे रेटिंग में चेंज हो सकता है। So there can be a situation where the things are becoming bad. The RBI IO who is finalizing the report can give that input and downgrade the bank. अगर वो निगेटिव है बैंक के बारे में तो। हाँ, निगेटिव है तो सिर्फ सवाल ही नहीं आता है, तुम्हारे वही बटवेल कार्ड रेट सेम कार्ड रेट से आपको देना पड़ेगा। लेकिन इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है। अगर निगेटिव रिपोर्ट मीन्स क्या है, आपका ग्रेड सी और डी में आ रहा है तो हाँ ए और बी में रहेगा, हाँ। तो 2 महीने में कुछ भी हो सकता है रिपोर्ट में। अगर इंप्रूवमेंट या मार्केट इंटेलिजेंस में एडवर्स कुछ होता है तो ही, अदरवाइज सेम रहेगा रेटिंग। ओके ओके। सर ये जब से आया है ना, आपको क्या लगता है इसका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे क्या इम्पैक्ट आएगा? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके पॉजिटिव इसलिए आएगा कि बैंक्स अच्छे करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे ओके ओके। अच्छा वर्किंग करने के लिए। तो आपको क्योंकि ये नहीं जितना, लगता? सर बोलिए। नहीं, जितना उन लोग ज्यादा कमाएंगे प्रॉफिट, उतने शेयर होल्डर्स का फायदा है, ज्यादा जी डिविडेंड दे पाएंगे। जी जी क्योंकि जी आजकल बहुत सब प्रोविजंस करने के बावजूद भी आजकल बहुत नेट प्रॉफिट कम रहता है, जी मैक्सिमम प्रोविजन। जी तो ये अगर आपका 4-5 पैसा बचता है जी। डिपॉजिट्स में, राइट सर। एसेसिबल डिपॉजिट्स में, राइट सर। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बैंक के लिए, बहुत बड़ा इंसेंटिव है। जी 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 जी। सर इसका मतलब ये हो गया कि जो बैंक वीक है, फाइनेंशियली वीक है, या सी में है, डी में है, उनके ऊपर ज्यादा बर्डन आएगा, ऐसा आपको नहीं लगता इससे? उसमें बर्डन आएगा, लेकिन वो बर्डन का एक ही इलाज है, आपको मर्जर में जाना पड़ेगा, हाँ अमालगमेशन में जाना पड़ेगा। या इसका मतलब ये है कि आपको अमालगमेशन, यू आर ट्राइंग टू इन्फोर्स अमालगमेशन, अगर आप बर्डन नहीं झेल पाते हो तो मर्ज हो जाओ, या यस, कंसोलिडेशन ऑफ सेक्टर ये चालू हो जाएगा। अभी आरबीआई तो बोलती है कि वॉलंटरी है मोस्टली, हम्म। वॉलंटरी करने के लिए भी आरबीआई इंसेंटिव्स दे रहे हैं। लेकिन सी और डी ग्रेड में बैंक्स को दूसरा चारा ही नहीं है, दे कांट फेस एनी कंपटीशन एनी मोर। ओके। तो आपको वॉलंटरी मर्जर की बात ही सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रेपुटेशन रिस्क है बोर्ड का। जी। आज नहीं तो कल असर होने वाला ही है आपको लाइसेंस में। और इसमें बैंक बड़ा हो या छोटा हो, इनके बाकी पैरामीटर्स में कुछ फर्क नहीं है ना वैसे? बैंक नहीं, नहीं, छोटा हो नहीं, या बड़ा हो वही पैरामीटर्स है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स में कुछ भी फर्क नहीं है। बैंक छोटा साइज का हो या बड़ा साइज में, रेटिंग मॉडल इज एप्लीकेबल टू ईच बैंक। सर इसका एक दूसरा इम्पैक्ट
जो सुनने में आया है वो ऐसा है कि बैंक्स वुड बिकम रिस्क अवर्स, वो क्रेडिट रिस्क लेना शायद कम कर देगी, फिर उनके ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा, ऐसी भी चर्चा सुनने में आई है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में कि ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम की वजह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टैग्नेंट हो जाएंगी, क्योंकि रिस्क आ गया तो फिर वो रिस्क अवर्स होने की संभावना उसमें कई बार लगती है। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में? नहीं नहीं, रिस्क इज देयर, प्रीवियसली भी रिस्क था, अभी भी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क इज ऑलवेज देयर। लेकिन आरबीआई ने जो अभी ये गाइडलाइंस दी है, वो जो इंसेंटिवाइज किए हैं, तो बैंक्स विल बी मोर प्रूडेंट, उसका ओके। रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छी तरह से करेंगी, क्रेडिट रिस्क का ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेंगी। मीन्स अनसिक्योर्ड एडवांसेस और रिटेल में जो अभी फिलहाल रिस्कियर दिखते हैं, उसमें बैंक थोड़ा उसका फ्लो कम करेंगी, उसका इंक्लूजन कम करेंगी वो अपना पोर्टफोलियो में, उसका वेटेज जो है अनसिक्योर्ड लोन्स का और रिटेल्स का थोड़ा कम कर सकते हैं अगर रिस्क बढ़ती है तो वो हिसाब से उनको चेंजेस करने पड़ेंगे उनका लोन पॉलिसी में, किसको वेटेज देना है, कौन सा सेक्टर अभी ज्यादा अच्छी तरह से चल रहा है। अदरवाइज बैंक विल गो टू द सेफर सेक्शन, जैसा हाउसिंग है, गोल्ड लोन्स है। सर, इसमें एक रिजर्व बैंक का डायरेक्शन है कि 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी रिटेल। आप जो कह रहे यस, हैं उसका एक वो मराठी में प्रॉवर्ब है, आई जेऊ घाली ना आणि बाप भीक मागू देना है, माँ खाना नहीं दे रही और बाप भीख मांगने नहीं दे रहा है। तो रिटेल तो करना तो है 50%, और अगर इस तरह से वो रिस्क कवर्स हो जाते हैं तो मेरा सवाल ये है कि ये बैंक के जो बोर्ड्स है उनको ये किस तरह से सोचना चाहिए, ये मिक्स किस तरह से करना चाहिए, उनका रोल क्या होगा, वो बैंक के बोर्ड का रोल क्या होगा इसमें? बोर्ड्स का तो बोर्ड को अभी ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम लागू करने वाले हैं, लागू किया है अभी 1 अप्रैल से, उसमें बोर्ड्स को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। मीन्स उसका जो लोन पोर्टफोलियो एवरी 3 क्वार्टर उनको रिव्यू करना पड़ेगा, कोई सेक्टर्स में एनपीए बढ़ रहे हैं क्या नहीं बढ़ रहे हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा। और रिटेल लोन्स में अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो क्या आप ये क्योंकि सलाह दे सक सर हाँ बोलिए। बोलिए। सर आप बोलिए नहीं ना। नहीं, ये जो रिटेल्स लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, एवरी क्वार्टरली अर्ली मॉर्टेलिटी रेट उसमें आए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इफ देर इज नो अर्ली मॉर्टेलिटी रेट्स इन दिस अनसिक्योर्ड और रिटेल बैंक का हिसाब से, तो दे कैन गो ऑन इन द नेक्स्ट क्वार्टर। लेकिन एवरी क्वार्टर ये दो चीज में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब आप सुझा रहे हैं कि बोर्ड में अभी ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम के बारे में जो है वो लगभग हर 3 महीने के बाद चर्चा होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, बोर्ड यस यस। एजेंडा में ये आइटम होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? नहीं समझा ना मैं। ये बोर्ड का वापस। जो एजेंडा होता है, अर्बन कोऑपरेटिव हाँ, बैंक्स का बोर्ड मीटिंग का एजेंडा होता है, वो एजेंडे में रिस्क बेस्ड प्रीमियम के ऊपर हमारा पोर्टफोलियो कहाँ खिसक रहा है इसके ऊपर रेगुलर डिस्कशन होना फिर अनिवार्य होगा। तो ये एजेंडा आइटम हो सकता है क्या, क्या आरबीपी का हमारा पोजीशनिंग क्या है, हर क्वार्टर में देखना जरूरी हो जाएगा क्या? नहीं देखो, आरबीआई ने तो जनरली कैलेंडर ऑफ रिव्यूज बैंक को पता दिया है एवरी क्वार्टर में आपको क्या डिस्कस करना है क्या है। लेकिन फ्लेक्सिबल अप्रोच भी है, जो कुछ बैंक का हिस्ट्री है एनपीए का, वो हिसाब से बैंक थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच करके ये डिस्कस कर सकते हैं। एवरी क्वार्टर की जरूरत नहीं, लेकिन हाफ ईयरली तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर, इसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो दो कमिटीज होती हैं, एक तो ये ऑडिट कमेटी है जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो जो बड़े बैंकों में होती है, छोटे बैंक तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पे ज़्यादा काम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये दोनों कमेटियों को और तुम्हारा जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, इन तीनों को ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम का जो ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए बैंक को इवन कील पे रखना, इसके लिए डिस्कशन क्या आपको लगता है बिल्कुल अनिवार्य होगा? आप क्या सुझाते हैं, क्या सुझाव देंगे आप बैंकों को?
देखिए, ये जो प्रीमियम डिपेंड है तुम्हारा एसेसिबल डिपॉजिट्स के ऊपर। जी। का एसेसिबल डिपॉजिट्स के ऊपर प्रीमियम डिपेंड है। करेक्ट। उसमें आपको इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं आता है। करेक्ट। तो और ये भरने का जो पीरियड है इन द मंथ ऑफ मई एंड नवंबर, करेक्ट। तो मार्च का पोजीशन इन द मंथ ऑफ मार्च में आपको पहला ध्यान रखना पड़ेगा। और जो नवंबर में करते हैं तो हाफ ईयरली सितंबर में उसका रिव्यू लेना पड़ेगा ज्यादा करके। तो करेक्ट। मार्च और सितंबर, ये 2 महीने में बैंक का बोर्ड को बड़ी अच्छी तरह से देखना पड़ेगा ओके। कि ओके। एसेसिबल डिपॉजिट्स अपना कितना हो रहा है, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी साइड बाय साइड कैमल रेटिंग में दोनों एक साथ करना पड़ेगा। ओके। कैमल रेटिंग का जो वेटेज है उसमें हम कहा कम नहीं कम पड़ रहे हैं क्या, वो भी देखना पड़ेगा। ओके। तो दोनों लिंक होएगा ये। ओके। ओके। ये कई बार रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आता है कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, गवर्नेंस फेल हो रहा है, या बोर्ड अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, बोर्ड ये नहीं रिव्यू ले रहा है, वो नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आज भी आते हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट उनके प्रीमियम का जो बकेट रहेगा, ये हायर प्रीमियम में बैंक को पुश कर सकते हैं? केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वीकनेस देख के आरबीआई ऐसा कर सकती है क्या? देखो, ये जो मैनेजमेंट का पोर्शन है वो कैमल्स रेटिंग का एम में आता है। उसमें ओके। पूरा 30% तो वेटेज रहता ही है। अगर हम्म। इंस्पेक्टर्स लोग क्या करते हैं, आरबीआई इंस्पेक्टर्स भी, या। जब भी हम बोर्ड्स मिनट पढ़ते हैं कि हमारा एक ओपिनियन लेते हैं कि वेदर बैंक इज वर्किंग इन ए कोहेसिव मैनर। ओके। उनका मिनट्स में चर्चा बहुत अच्छी तरह से होती है या नहीं है, तो बोर्ड में उसमें जी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर का भी क्या रोल चल रहा है, वेदर ही इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर, पूरा बोर्ड का मिनट से पता चलता है। उनका पॉलिसी रेगुलर करती है नहीं करती है, चेंजेस जी। मार्केट इंटेलिजेंस के इकोनॉमी के हिसाब से उन लोग चेंज कर रहे हैं कि नहीं है। ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते समय मॉनेटरी पॉलिसी का अंदाज लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। जैसा मॉनेटरी पॉलिसी आज अभी आरबीआई ने ये कर दिया, लेकिन जी। उसका 2 दिन पहले ही आपको ध्यान में आना चाहिए लास्ट वीक में कि इसका असर क्या हो सकता है। इट्स ए गुड साइन। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर बॉन्ड मार्केट यील्ड्स का वेरिएशन रहता है, अगर आप बहुत एक्सपर्टाइज होएंगे तो आपको फायदा हो सकता है। ओके। ओके। तो ओके। ये सब हम लोग ना पूरा बोर्ड मिनट्स देख के तय करते हैं मैनेजमेंट का फंक्शन किस तरह से चल रहा है। अगर आपका जीएनपी और नेट एनपीए कंट्रोल में है तो मैनेजमेंट इज वर्किंग गुड। आपका अगर फ्रॉड्स किधर भी नजर आया, सिंगल या साइबर अटैक उसमें आ गया, तो मैनेजमेंट का मार्क्स कम होता है। ओके। अभी सर, मैनेजमेंट में ये तुम्हारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी आता है। यस। Although board of management is not that responsible because it is a recommendatory authority, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो किस तरह से इसे देखना चाहिए? What is your thinking on that? कि बोर्ड ऑफ बोर्ड मैनेजमेंट ऑफ के जो लोग मैनेजमेंट, हैं वो एक्सपर्ट है, तो उन्हें ये पूरी जो चीज आई है, रिस्क बेस्ड प्रीमियम जो आया है, इसके लिए वो कंट्रोल के लिए क्या बैंक को फोर्स कर सकते हैं जिसको बोर्ड को भी विचार करना पड़ेगा? ऐसा कुछ इसमें अलग लगता है आपको? बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो मेंबर्स है, दे शुड थिंक अबाउट देयर इंडिपेंडेंस। दे शुड नॉट गेट कैरिड अवे। ओके। उन्होंने खुद भी देखना चाहिए कि ओके। इंडिपेंडेंट तरह से काम करना है और अपना फ्री ओपिनियन देना है कोई भी प्रपोजल पे। करेक्ट। क्रेडिट प्रपोजल्स हो, इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल हो, किसी बैंक में डिपॉजिट रखने का प्रपोजल हो, किस तरह से तुम्हारा डिपॉजिट एलएम चल रहा है, जी। उसमें क्लियर कट अपना ओपिनियन देने की जरूरत है, ओके। रिकमेंडेशन। ओके। सर, आज का एक आखिरी सवाल है। आप आपके पास अभी आई गिव यू प्लेटफॉर्म फॉर 10 मिनट्स। आपको ओपनली हमें बताना है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जहां से ये डीआईसीसी का प्रीमियम उनका कम हो। क्या स्टेप्स आपको लगते हैं कि बैंकों ने लेने चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि
स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस जिसको हम कहेंगे, कि इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, बोर्ड को अगर इसमें अपने को इंसेंटिव का सही तरह से उपयोग करना चाहते हैं तो उनको कैमस रेटिंग में अच्छी तरह से मार्क लाने की जरूरत है। ये 2-3 पैरामीटर्स के ऊपर बोर्ड ने ध्यान दिया ना तो भी उनके मार्क बढ़ते हैं। जैसा कासा डिपॉजिट्स है, कासा डिपॉजिट्स अगर 40% के ऊपर है तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस 40% कासा रेशियो, लेकिन आपको उधर तक जाना है। उसका मतलब 30 पर बिटवीन 30 टू 40 रहना ही है कासा ओके, डिपॉजिट्स। ओके, वैसा ही रिकवरी का है, एनपीए का रिकवरी का है। दूसरी चीज जो मैंने बताया कि 30% अगर प्रीवियस ईयर्स के एनपीए से रिकवरी हो सकता है लास्ट 2-3 ईयर्स के, ओके, तो अच्छी तरह से मार्क मिल सकते हैं। ओके, और दूसरा, बैंक को बोर्ड को भी यही देखना पड़ता है, जैसा हम लोग देखते हैं इंस्पेक्शन में, बैंक का जो डिपॉजिट्स है बिटवीन 3 ईयर्स पीरियड में वो कितना ऑटो रिन्यूअल होते हैं, ओके। यानी कितना तुम्हारा डिपॉजिट्स और कस्टमर्स रिन्यू करते हैं डिपॉजिट्स। अगर वो परसेंटेज ज्यादा है तो भी आप मार्क ज्यादा मिल सकते हैं। ये एक सर्टन पैरामीटर्स है कोई, ये पूरा इसमें जी, जी। छोटा छोटा चीज रहते हैं उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। मार्क्स मिल जैसा सकते हैं। आपका एसेट्स है, एसेट्स पूरा यूटिलाइज किया है कि नहीं बैंक ने, जी। देयर शुड नॉट बी एनी इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, बैंक ओके। का बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होना चाहिए। जी। अगर लॉकर रेंट की बात करते हैं, अगर लॉकर रेंट बहुत ज्यादा है, 2 ईयर्स से भी ज्यादा पेंडिंग है, वो भी इंटेंजिबल हो जाता है। उसमें भी बैंक्स के ऊपर असर पड़ता है आरबीआई के इंस्पेक्शन पॉइंट में। छोटा चीज में भी बैंक ध्यान नहीं दे रही है। ओके सर, आपने बहुत सारी अ, मुद्दों पे चर्चा की, हमें ज्ञान दिया, हमें एक्सपोजर दिया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले संडे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। और कुछ सवाल है जिसका जिसे जिन्हें हम आपसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगले संडे को आपसे फिर मिलेंगे, इसी तरह से हमें एनलाइटन कीजिएगा। पूरे हमारे जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के फ्रेटर्निटी है और जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते थैंक यू। नमस्ते।